दोस्तों, मैं गंगा सिंह सिविल सेवा परीक्षा 2016 में मेरी 33वीं रैंक आई है और ये सफलता मैंने हिंदी माध्यम के साथ प्राप्त की है। ओवरऑल 33वीं रैंक के अलावा हिंदी माध्यम में मैंने दूसरा सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। मेरा ऑप्शनल भी हिंदी लिटरेचर ही था और अभी मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए कर रहा हूँ हिंदी साहित्य सब्जेक्ट के साथ, और हिंदी साहित्य सब्जेक्ट ही मेरा सिविल सेवा परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट था। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो मैंने 10वीं तक की शिक्षा अपने ग्रामीण स्कूल में प्राप्त की। उसके बाद फिर मैंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में लिए और पीसीएम के साथ मैंने 10+2 पास किया। फिर बीएससी करने के लिए मैं जोधपुर आ गया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में मैंने बीएससी किया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के साथ। उस दौरान मुझे लगा कि कहीं न कहीं सिविल सर्विसेज में करियर बनाने की संभावनाएं मुझे तलाशनी चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट द एजुकेशन क्लास फर्स्ट से बीएससी तक हमेशा क्लास में मेरी पोजीशन अच्छी रही थी। तो उस दौरान मैंने फाइनल ईयर में सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए और संयोग से उसी वर्ष हमारे ही विश्वविद्यालय से 2-3 स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी रैंक के साथ सफलता प्राप्त की थी, जिनमें श्री नथमल डिटेल ने 35वां स्थान हासिल किया था। तो वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ और फिर मैंने सिविल सर्विसेज में आने का निर्णय लिया। शुरुआत में प्रिपरेशन में ये कठिनाई आती है कि हम अपनी प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करें, कौन कौन से मटेरियल्स को फॉलो करें, कहाँ से कौन सी गाइड फॉलो करें, कोचिंग करें या ना करें, न्यूज़पेपर पढ़ें या ना पढ़ें। तो इन तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए मैं घर से निकला और दिल्ली आ गया। और दिल्ली में मैंने शुरुआत में डिफेंस के इंटरव्यूज़ भी दिए। हालांकि सिविल सर्विसेज मेरा बचपन से सपना नहीं था और ग्रेजुएशन में भी आने के बाद भी ऐसा नहीं था कि सिविल सर्विसेज में ही आना है। उस दौरान मैंने सीडीएस एंट्री से एसएसबी इंटरव्यूज़ भी दिए, लेकिन 3-4 बार जाने के बाद मुझे सफलता नहीं मिली। तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज में भी कैरियर की अपार संभावनाएं हैं और यहाँ मुझे प्रयास करना चाहिए। तो फिर मैंने हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का चुनाव किया। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का चुनाव करने की वजह यह थी कि मैंने बीएससी में जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के आंसर्स लिखे थे वो इंग्लिश में लिखे थे, लेकिन जीएस मैंने पूरा हिंदी में पढ़ा था। तो जैसा कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में है कि आप किसी एक मीडियम को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे लिए ये टफ था कि मैं इंग्लिश मीडियम में स्विंग कर जाऊँ। इसलिए मैंने ऑप्शनल चेंज कर दिया और अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से इतर मैंने हिंदी लिटरेचर को ऑप्शनल के रूप में चुनाव किया। उसी दौरान मैंने अपने कुछ साथियों से सलाह ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और पहले ही प्रयास में मुझे जेएनयू में एमए हिंदी लिटरेचर के लिए मेरा एडमिशन हो गया और वहाँ से मैं अभी एमए कर ही रहा था। अभी 2 दिनों पहले मेरा रिजल्ट आया एमए का। मेरी एमए उत्तीर्ण हो गई है और इसी साल हिंदी माध्यम से मुझे सिविल सेवा परीक्षा में सफलता मिली है। इन बैकग्राउंड के बाद अगर बात करें कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स साथ साथ देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, या सिर्फ सिविल सर्विसेज की ही परीक्षा करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत से एग्ज़ाम्स दिए डिफरेंट कमीशंस के। मैंने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशंस के भी पेपर दिए, एसएससी के भी एग्ज़ाम्स दिए और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स का तो मैं शुरुआत से ही फॉलो कर रहा हूँ। मैंने एनडीए 2011 में दिया, उसके बाद लगातार मैंने सीडीएस दिए, एफकेट के भी एग्ज़ाम दिए, असिस्टेंट कमांडेंट भी दिए और यूपीएससी में सिविल सेवा में दो बार मैंने अटेम्प्ट दिया। तो मुझे बड़े तौर पे एक यूपीएससी के एग्ज़ाम का नेचर पता चल गया था कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो उसी दौरान मैं खूब सारे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करता था, पुराने पेपर्स एनडीए सीडीएस के। तो यूपीएससी का जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, वो उसका मुझे आभास हो गया था। इसलिए मुझे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई और दोनों ही साल प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में मुझे बहुत अच्छे अंक मिले। अगर इस पिछले अटेम्प्ट की बात करें जिसमें मुझे सफलता मिली है, तो मुझे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 145.34 मार्क्स मिले हैं, जो कि जनरल स्टडीज़ में अच्छे माने जाते हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए जो मेरी रणनीति थी उसके कुछ बिंदु मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के पिछले 4-5 सालों के पेपर्स को देखें तो मोटे तौर पे आपको आइडिया हो जाता है कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। जहाँ न तो ज़्यादा फैक्ट्स की ज़रूरत है, न ही ज़्यादा तथ्यों या संकल्पनाओं की ज़रूरत है। हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ पूरे सेगमेंट्स को, जितने भी जीएस के सेक्शंस हैं, उन्हें अच्छे से कवर करना है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री शुरुआत से ही
क्लास छठी से अगर 12वीं के एनसीईआरटी की बात करें तो उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सीधे सीधे यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे पिछले साल वाटर साइकिल का एक अरगट्टे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे वो सीधे सीधे एनसीईआरटी के बोल्ड ब्लैक लेटर्स से सीधे सीधे यूपीएससी ने पूछे थे कि इनके बारे में आप क्या जानते हैं। और पिछले साल जैसे बोधिसत्व के बारे में पूछा गया था, वो भी एनसीईआरटी से ही थे। तो जो 10-15 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में, वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से और अन्य रेफरेंस बुक से आ जाते हैं। तो मैंने एंशिएंट इंडिया के लिए रामशरण शर्मा को फॉलो किया, सतीश चंद्रा को मिडाइवल इंडिया के लिए पढ़ा। सतीश चंद्रा की बुक को मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, उसमें मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स ही अच्छे से किए, 11th चैप्टर एंड 17th चैप्टर, क्योंकि उसमें कल्चरल के जो पोर्शन है, कल्चर का जो पोर्शन है उसे अच्छे से बताया गया है। और जहाँ तक मॉडर्न इंडिया की बात है तो मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने बिपिन चंद्रा की दोनों बुक्स पढ़ी थी और स्पेक्ट्रम्स के भी कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़े थे। बिपिन चंद्रा की दोनों बुक्स बहुत ही हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखी गई है, और पिछले 5 सालों के पेपर्स को अगर हम उठा के देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इन बुक्स से हमें मिल जाते हैं। तो आप इन दोनों बुक्स पर रिलाई कर सकते हैं। जहाँ तक कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम्स में जो हिस्ट्री सेगमेंट के मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं तो बिपिन चंद्रा की दोनों बुक्स बहुत ही यूज़फुल है, और भी अन्य टॉपर्स ने शुरुआत से ही इन बुक्स को फॉलो किया है, तो आप इन पर रिलाई कर सकते हैं। हिस्ट्री से हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है तो ज्योग्राफी के लिए मैंने किसी भी रेफरेंस बुक की सहायता नहीं ली, मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज़ को फॉलो किया और एक एटलस का सहारा लिया। एनसीईआरटीज़ क्लास 6th to 12th अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं पढ़ पाएँ तो 8वीं से शुरू करके 12वीं तक की एनसीईआरटीज़ को ज़रूर फॉलो करें। वर्बेटम लाइन्स टू लाइन आपको यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के पेपर में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और विशेष रूप से 11th की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी सेगमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस 11th की इन 2 एनसीईआरटी से मिल जाते हैं, भारत भौतिक पर्यावरण और दूसरी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो मैंने इन दोनों बुक्स को 3-4 बार बहुत अच्छे से पढ़ा, बार बार रिवाइज़ किया, और ये मेरी शुरुआत से ही पसंदीदा एनसीईआरटीज़ रही है, ज्योग्राफी क्लास 11th की दोनों एनसीईआरटी। और साथ साथ में एटलस का भी यूज़ करना है। अगर आप ज्योग्राफी की किसी एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त किसी पठार, मैदान, नदी, पहाड़, पर्वतमाला या किसी अन्य भौतिक स्थलाकृति के बारे में पढ़ते हैं तो उसे अपनी एटलस में ज़रूर लोकेट करें। ये जब आप लोकेट करेंगे तो वो आपको याद रह जाएगा, और याद रहने के बाद एग्ज़ाम में इसका सीधा यूज़ होगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इकोनॉमिक सेक्शन भी आता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में इकोनॉमिक सर्वे से भी बहुत सारे सवाल सीधे सीधे पड़ जाते हैं, और हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए विशेष रूप से इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो थोड़ा टफ माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इकोनॉमी सेक्शन हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स आसानी से तैयार कर सकते हैं। इंटरनेट पे भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने रामेश्वर सर के नोट्स फॉलो किए थे, मृणाल के वीडियोज़ देखे थे, और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से फॉलो किया था दोनों सालों के। पिछले फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे असफलता मिली थी, उस सर्वे को भी मैंने बार बार पढ़ा, और इस साल के भी सर्वे को मैंने बार बार पढ़ा। इकोनॉमिक सर्वे से प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी बहुत सारे सवाल आपको सीधे सीधे मिल जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पॉलिटी सेक्शन की बात आती है। पॉलिटी के लिए जहाँ तक मटेरियल की बात है तो थोड़ी हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए सहजता है, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत की जो टीएमएच की बुक है वो बहुत ही सिंपल भाषा में सहज तरीके से लिखी गई है, और लगभग पॉलिटी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। तो आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक पर रिलाई कर सकते हैं। मैंने भी तक 3-4 बार इस बुक को पढ़ा, और एनसीईआरटी की जो बुक्स है 11th-12th की, आप उनको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है न सिर्फ आपके पॉलिटी सेगमेंट के लिए बल्कि जीएस के अदर सेगमेंट्स के लिए भी कारगर है। जैसे कि एथिक्स में पिछले साल 2 सवाल आए थे, एक जॉन रॉल्स के बारे में पूछा था, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा 11th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल थियरी में था, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसे नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये एथिक्स के पेपर में बहुत टफ सवालों में माना गया था। क्योंकि हम आसपास, जैसा कि हमने जेएनयू लाइब्रेरी में अपने दोस्तों के साथ चर्चा की, तो उन्होंने मैक्सिमम ने यही बताया कि जॉन रॉल्स वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए, वेबर वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए, और गांधी जी के 7 पाप वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो इन क्वेश्चंस को अगर हम गवर्नमेंट के जो सोर्सेज जैसे एनसीईआरटीज़ है, सेकेंड एआरसी की जो रिपोर्ट है, और कोई मंत्रालय की वेबसाइट पे कोई डॉक्यूमेंट है, उनको फॉलो करें तो ज़रूर हमें फ़ायदा होगा। इससे आगे बढ़ते हैं तो हम करंट अफेयर्स की बात आती है। करंट अफेयर्स के लिए मैक्सिमम कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हमें क्या फॉलो करना है, और हिंदी मीडियम में तो विशेष रूप से समस्या आती है।
तो मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ तक मेरी बात है, मैंने न्यूज़पेपर की बजाय मैगज़ीन्स को अच्छे से फॉलो किया। विज़न आईएएस का जो मंथली मैगज़ीन है, जो कि ओपन सोर्स है, डाउनलोडेबल है, मैंने उसे अपने दोनों अटेम्प्ट्स में भरपूर सहायता ली उनकी। और दृष्टि मैगज़ीन, दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे के जो शुरुआती आलेख खंड के 50 पेज है, उनको मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया। और दृष्टि की जो हॉलिस्टिक मैगज़ीन है, वो यूपीएससी की जो करंट अफेयर्स की तैयारी है, उसमें बहुत मददगार साबित हुई है मेरी तैयारी में। और इसके अलावा अगर न्यूज़पेपर्स की बात करें, तो मैंने दैनिक जागरण को अपने शुरुआती तैयारी के दिनों से पढ़ा है, और रविवार स्पेशल को मैंने जनसत्ता भी पढ़ा है। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने में ये समस्या आती है कि न्यूज़पेपर के कौन कौन से खंडों को हम तैयार करें, कौन कौन से खंडों को छोड़ें। तो मैं ये कहूँगा कि जो सिलेबस के जो टॉपिक्स न्यूज़पेपर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हमें उन्हीं को तैयार करना है। नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़, बिजनेस इश्यूज़ और एडिटोरियल पेज, इन 4-5 पेजों को हमें अच्छे से फोकस करना है। और ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त दिमाग खुला रखें। न्यूज़पेपर में बहुत सारी पॉलिटिकल न्यूज़ आती है, कुछ मसाला न्यूज़ भी होती है, तो उनको इग्नोर करना है और नियमित रूप से फॉलो करना है। अगर हो सके कोई ख़ास बात हो तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू में जो इसका रोल है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और पिछले काफ़ी सालों में हम देखते हैं, पिछले साल तो यहाँ तक कि 40 क्वेश्चन सीधे सीधे करंट अफेयर से पूछ लिए गए थे। तो हमें थोड़ा सा अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना है, और किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे डिपेंड नहीं करना है, अपने सोर्सेज को थोड़ा सा मल्टीपल बनाना है। इसलिए आप विजन आईएएस के मंथली मैगज़ीन को, दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे को अच्छे से फॉलो करें, और साथ में न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें। न्यूज़पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नोट डाउन करें, कुछ बातें लिखें, क्योंकि वो मैक्सिमम बातें आपके मैगज़ीन्स में कवर हो जाती है। इसलिए अगर आपको कोई ख़ास बात लगती है कि ये मैगज़ीन में कवर नहीं होगी, छूट जाएगी, तो उसे आप अपनी डायरी में नोट कर लें। इसका सीधा फ़ायदा आपको लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, उस दौरान रिवीजन करने में आसानी होती है। एक बात इसका और फ़ायदा होता है कि आपकी लिखावट सुधर जाती है, थोड़ा सा आप स्पीडली लिख पाते हैं, जिससे सीधा फ़ायदा आपको मेंस एग्ज़ाम में मिलता है। करंट अफेयर्स से आगे बढ़ते हैं तो एक सेगमेंट आता है जीएस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मेरी अप्रोच शुरुआत से ही करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रही है। मैंने कोई जंक सोर्सेज को नहीं पढ़ा है कि पिछले 5-7 सालों में क्या डेवलपमेंट हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। मैंने मुख्य रूप से जो विजन आईएएस करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है, उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेगमेंट है, उसे अच्छे से फॉलो किया पिछले 7-8 महीने के। तो और मैक्सिमम क्वेश्चंस मेंस एग्ज़ाम में उसमें से पढ़ गए थे। और विवास पैनोरमा की जो बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, उसे मैंने फॉलो किया था शुरुआत के नॉलेज से कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शुरुआती डेवलपमेंट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, नैनो टेक्नोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि आपको करंट अफेयर्स पर ही ओरिएंटेड रहना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आसपास के करंट अफेयर्स से जुड़े हुए पूछे जाते हैं, जो आपको न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स में सीधे मिल जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद बात आती है आर्ट एंड कल्चर की। तो अगर हम पिछले सालों के पेपर्स को उठा के देखें तो आर्ट एंड कल्चर की भी महत्ता लगातार बढ़ रही है, और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट से सीधे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई विशेष एफर्ट नहीं किया। रामशरण शर्मा की जो एनसीईआरटी है, उसमें से जो आर्ट एंड कल्चर का जो वैल्यू एडिशन है, उसको नोट डाउन कर लिया, और नितिन सिंघानिया की पुस्तक के शुरुआती चैप्टर्स को अच्छे से फॉलो किया। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मेरी यही स्ट्रेटेजी थी। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए मेरी यही बुक लिस्ट थी, मैंने इन्हीं सोर्सेज को फॉलो किया और अच्छे से तैयार किया। और इनके बाद बात आती है कि आप अपनी तैयारी को कैसे मानेंगे कि अब मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक स्तर की हो गई है। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ में शामिल होना चाहिए। मैंने अधिकतम टेस्ट दिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि मैं एनडीए के एग्ज़ाम 2011 से दे रहा हूँ, सीडीएस के एग्ज़ाम्स भी मैंने दिए, असिस्टेंट कमांडेंट के भी पेपर दिए। तो मुझे यूपीएससी के नेचर का पता चल गया था कि यूपीएससी क्या चाहती है। फिर भी मैंने विजन आईएएस के जो मॉक टेस्ट पेपर से प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, उनको अच्छे से फॉलो किया। मैंने 25-30 पेपर सॉल्व किए, और उन पेपर्स को सॉल्व करने से फ़ायदा यह होता है कि आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं, उन गलतियों को आप एग्ज़ाम हॉल में ना करें, यहीं रूम में बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के या फिर टेस्ट हॉल में बैठ के कर लें, क्योंकि इन गलतियों से सीधे आप सीखते हैं और ये गलतियाँ आपके एग्ज़ाम हॉल में रिपीट नहीं होती हैं। कोशिश ये करनी है कि आपको इंट्यूशन के ज़रिए भी खूब सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं।
काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज यही आई है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या ये फिक्स है कि हमें 80 से 90 के बीच में ही क्वेश्चन करने चाहिए। तो जहाँ तक मेरी अप्रोच है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। मैंने अपने पिछले अटेम्प्ट में 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मुझे सीधा सीधा फ़ायदा भी मिला, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मुझे तकरीबन 50-55 क्वेश्चन ही आते थे जिनमें मैं श्योर था। और जब घर आके मैंने मिलाया आंसर की चेक की, तो उन 50-55 में से भी मेरे 7-8 क्वेश्चन गलत हो गए। अगर मैं सिर्फ 50-55 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता तो मेरे कट कटा के अराउंड 47-48 सही होते। उनके बाद जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट की वो मैक्सिमम इंट्यूशन के थ्रू थे, कि मतलब आपको अंतर्ज्ञान हो रहा है, आभास हो रहा है कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो उस सवाल को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। मैंने 98 अटेम्प्ट किए थे और जब यूपीएससी का स्कोर आया तो मैंने 145.34 मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो कि पिछले साल के हिसाब से ठीक ठाक स्कोर है, अच्छा स्कोर है। तो पहले अपने सारे सोर्सेज को अच्छे से कवर कर लें, उनके नोट्स बना लें, उनको बार बार रिवाइज़ करें और फिर मॉक टेस्ट सीरीज़ में शामिल हो। तो ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए मेरी स्ट्रेटेजी थी और मैंने दोनों साल इसे फॉलो किया और दोनों साल मुझे सफलता मिली और बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए।